हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके वापस आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे आज ईरानियन और मैसेडोनियन इन्वेजन का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेंगे कि ईरानियन और मैसेडोनिया ये कैसे आए थे और इनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो हल्का सा एक आइडिया हो जाएगा, तो हमारी क्लैरिटी रहेगी, तो हमें क्वेश्चन आंसर लिखने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे कैसे लिखना है। तो ये है मेरे सामने, आप देख सकते हैं, ये है आंसर राइटिंग। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, चलिए तो बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए ये वाला पार्ट है ना। अभी देखिए ये जो है आपका जो पोर्शन है वो पर्शिया है, आर्केमेनाइड है और बेबीलोन है। ठीक है, बेसिकली पर्शिया जो था वो साइरस वन जो था वो रूल करता था। ठीक है, यहीं से 558 बीसी से लेकर अराउंड 530 बीसी तक उसने कैप्चर किया और उसका रूल बना। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसका बेटा दौरियस आ जाता है, दौरियस वन। ठीक है, दौरियस वन क्या करता है, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे ऐसे सत्राप्स वो बनाता है और यहाँ से रूल करता है। इन सत्राप्स में अलग गवर्नर्स जो रूल करते थे, उसका जो टैक्स था वो पर्शिया के पास आता था। लेकिन सत्राप जो था उसमें 20th जो सत्राप था, जो कि नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पार्ट में ना सबसे ज़्यादा टैक्स आते थे। ये पार्ट जो था वो इंडस वैली था, जिसको सिंधु कहते हैं। पोर्शन की वजह से ये स वो लोग एच बोलते हैं, एस को एच बोलते हैं, इसीलिए यहाँ से हिंदू टर्म आया है। और जो भी इंसान यहाँ रहता था उसको हिंदू बोला जाता था। इस तरीके से हिंदू शब्द जो है, वर्ड जो आता है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं सत्राप जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा वाला, नॉर्थ वेस्ट वाला जो इंडिया का पोर्शन है, जिसमें तक्षशिला गांधार वाला जो एरिया है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला एरिया। क्लियर, अब एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉइल अच्छा है, यहाँ पर बस्ती ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, टैक्स सिस्टम ज़्यादा होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या है, रूल करना इजी था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग किंग नहीं थे, तो यहाँ पर रूल कर सकते थे। इसीलिए पर्शिया ने करीब 200 ईयर्स तक यहाँ पर रूल किया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इसके इम्पैक्ट की। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर पर्शियन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, हम बाद में भी, हम मिडिवल हिस्ट्री में भी देखेंगे कि पर्शियन जो आर्किटेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हमने बहुत बार पर्शियन आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन इसका एक स्क्रिप्ट, कौन सा, ख्रोस्टी स्क्रिप्ट, बहुत फेमस रहा, जो कि राइट से लेफ्ट तक लिखा जाता था। और ये कुछ अरेबिक स्क्रिप्ट की तरह ही है। और इस स्क्रिप्ट को आप मौर्यन डायनेस्टी में भी देख सकते हैं। इवन किंग अशोक ने भी इस स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। और आपको कई सारे जो मेजर माइनर रॉक एडिक्ट हैं, उन एडिक्ट में ख्रोस्टी स्क्रिप्ट का यूज़ आप देख सकते हैं। साथ ही में ये ख्रोस्टी जो स्क्रिप्ट है, वैसे तो पर्शियन का है, इंडिया ने भी बहुत जगहों पर यूज़ किया है। और आपने पिलर जो इंस्क्रिप्शन हमने बात की, ये जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स भी डोरियस वन, मतलब पर्शिया से ही ये आइडिया जो है, जो मौर्य डायनेस्टी ने यूज़ किया था, मतलब अशोक ने पर्शिया से ही ये रॉक एडिक्ट और पिलर इंस्क्रिप्शंस का जो आइडिया है यहाँ से लिया है। जो पर्शियन था, पर्शिया के जो रूल था वो अराउंड 326 बीसी तक आके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस वक्त अलेक्जेंडर का रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्शियन और जो आपके अलेक्जेंडर है उसके बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या है किसके रिगार्डिंग, इसका इम्पॉर्टेंट जो है ईरानियन और एसिडोनियन इन्वेजन के बारे में। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है, राइटिंग कैसे करना है। देखिए पहले सबसे इंट्रोडक्शन देखिए। ईरानियन या फिर आर्किमेनाइड एंड मैसिडोनियन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड अर्ली इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। दो देयर रूल ओवर नॉर्थ वेस्ट वॉज ब्रीफ, द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज were significant. The Iranian and Macedonian invasion profoundly impacted India by fostering trade, introducing new scripts, ख्रोस्टी जैसे कि मैंने बताया, influencing art and architecture, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, एंड एक्सपोजिंग पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशंस विच ultimately spurred the Mauryan Empire's unification, creating lasting cultural exchange and laying groundwork for greater interactions विद द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर दो रूल हुए, ईरानियन और मैसिडोनियन। दोनों ही रूल में कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आई, जैसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, स्क्रिप्ट के बारे में बात करें, पॉलिटिकल जो फ्रैगमेंटेशंस, तो कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक, कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिला और इसी को आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बॉडी लिखना है उसका एक छोटा सा पार्ट आपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर दिया, जो कि इंट्रोडक्शन बता रहा है कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं हम अभी बॉडी में, मतलब जो नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ईरानियन इन्वेजन, आर्किमेनिड इन्वेजन, ठीक है। कौन कौन से थे देखिए। ईरानियन incursion into the northwest 6th to 4th century BC beginning under the rulers like Darius I। ये कौन था, मैंने बताया था आपको, साइरस जो वन है उसका बेटा था। सबसे पहले कौन था, साइरस वन, उसके बाद डोरियस वन आया, जो कि भारत में उसने नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है, जो 20th सत्राप है, ये देखिए सत्रापी सिस्टम, वहाँ पर उसने कैप्चर किया, क्योंकि क्या बताया था, टैक्स यहाँ से आ जाता है, क्या आ रहा था, टैक्स आ रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। डोरियस वन कनेक्टेड इंडिया विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेट एम्पायर्स, देयर इन्फ्लुएंस वाज इनडायरेक्ट बट ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, क्या द आर्किमेनिड्स इंट्रोड्यूस सत्रपी सिस्टम विच ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतने मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि फ्यूडलिज्म के बारे में आपको बताया था, एक बार में सब कुछ संभालना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि क्या करें, हम इसको ईजिली एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में एडमिनिस्टर कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल, गांधारा एंड पार्ट्स ऑफ द इंडस रीजन वेर एडमिनिस्टर्ड एज पर्शियन सत्रापीज, एक्सपोजिंग लोकल रूलर्स टू पर्शियन मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। टेक्निक्स सच एज रेगुलर टैक्सेशन, रेवेन्यू असेसमेंट एंड ट्रेंड ब्यूरोक्रेटिक पर्सनल एंटर्ड इन इंडियन प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल क्या है, लेटर मॉडर्न administration under Chandragupta Maurya shows striking parallels with Persian governance, use of provincial governors, spies and central oversight, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें हम देख सकते हैं कि जो गांधारा जो पार्ट था वहाँ पर कैप्चर हुआ और फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है कि ये नॉर्थ वेस्ट में पूरा पार्ट जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो कैप्चर कर लेते हैं, सत्रप बना देते हैं। और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि टैक्सेशन होता था, रेवेन्यू असेसमेंट है ना, यहाँ पर कुछ गवर्नर्स के रखे गए थे, ट्रेंड ब्यूरोक्रेटिक पर्सनल रखे गए थे, जो क्या करते थे, यहाँ से काम करते थे और बाद में जो टैक्सेस हैं वो पर्शिया को, किंग्स को पहुँचा देते थे, ठीक है। देखिए, लेटर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्ता मौर्य सो स्ट्राइकिंग पैरेलल विद पर्शियन गवर्नेंस, समझ में आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूल था वो भी कुछ इस तरीके से था, मैंने आपको बताया था, है ना, फ्यूडल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऐसे ही। तो ये जो चीज़ें थी वो वहाँ से मिली। सबसे बड़ी बात है, चाणक्य के जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें भी उन्होंने बताया था कि प्रोविंशियल गवर्नर के बारे में, स्पाइस के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें चाणक्य के नीति में लिखा गया कि स्पाइस की बहुत ज़रूरी है, मिनिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। तो ये मिनिस्टर्स को हायर करना और उन पे नज़र रखना, ताकि वो कल दूसरे किंग के साथ
वो मर्ज हो रहे हैं कि नहीं, दूसरे किंग को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, मतलब दूसरे जो किंगडम है जो हमारे एनिमी है उसके साथ वो मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने के लिए स्पाइस रखे गए थे। तो ये ऑलरेडी आपके पर्शियंस ने इंट्रोड्यूस करवा दिए थे और इसी का सिस्टम जो है आप चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में भी देख सकते हैं, है ना। तो हमने ये पार्ट जो है वो इसमें लिख दिया। तो हमने क्या लिखा, इम्पैक्ट ऑफ ईरानियन इन्वेजन, क्या क्या हमें देखने को मिला, है ना। सबसे पहले हमने कहा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को याद रखिएगा, ईयर मतलब टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम पीरियड को सबसे पहले उसको मेंशन कर दीजिए, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको याद रखना है, टाइम पीरियड तो हो गया, उसका जो है इम्पैक्ट भी आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें मिली। देखिए हमने एग्जाम्पल के थ्रू से लिखा, कुछ अलग टाइप से देखा, हमने इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज क्या थोड़ा सा अलग से लिखा है। देखिए हमने एक पॉइंट बताया, उसमें एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर दूसरा पॉइंट बता, फिर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इंट्रैक्शंस एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो पर्शिया का दूसरा क्या था, देखिए विद अकमनाइड control came integrations into a wider Persian imperial trade network extending from Egypt to Central Asia। ठीक है, तो इजिप्ट से सेंट्रल एशिया तक क्या था, ट्रेड होता था, ठीक है, इंपीरियल ट्रेड। ठीक है, अभी क्या क्या, इंडियन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, आइवरी बिगेन फ्लोइंग थ्रू पर्शियन रूट्स टू वेस्ट एशिया एंड मेडिटेरियन। ठीक है, तो वेस्ट एशिया मेडिटेरियन सी उस तरफ भी क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है। क्या है ये, पर्शियन इंपीरियल ट्रेड हो रहा है, तो नेटवर्क बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, द पर्शियन इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज कॉइनेज इन्फ्लुएंसिंग अर्ली इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। तो उसका मतलब क्या, बार्टर सिस्टम नहीं था भाई, वहाँ पर क्या था, पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, ठीक है। इन इंडियन शोज सिमिलरिटीज टू आर्किमेनाइड वेट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो वेट स्टैंडर्ड है, जो कॉइनेज सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में उससे पहले किसने स्टार्ट कर दिया था, पर्शियन है, ठीक है। फिर क्या देखिए, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्सचेंज, पर्शियन कॉन्टैक्ट प्रोफाउंडली शेप्ड अर्ली इंडियन आर्ट। एग्जाम्पल क्या है, मौर्यन पॉलिश स्टोन पिलर्स, बेल शेप्ड कैपिटल्स एंड विंग्ड एनिमल्स मोटिव्स बियर क्लियर आर्किमेनिड इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो पर्शियन जो आर्टिस्टिक जो एक झलक है वो भी हमें दिख जाता है, और जिसमें हमें मॉडर्न जो पीरियड मैंने बताया, जैसे पिलर इंस्क्रिप्शंस है ना, बेल शेप्ड कैपिटल्स जो है ना, हमने पिलर में जो बेल शेप्ड ऐसे रहता है, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। साथ में एनिमल्स के जो पिक्चर्स देना, जैसे कि आपने जो हमारा जो अशोक स्तंभ है ना, जो हमारी जो आपने देखा होगा कि हमारे कॉइन्स में जो भारत का जो स्तंभ है, जो मेन जो 4 जो लायंस हैं, 4 जो लायन हैं, सिम्हा जो है, वो क्या है, एनिमल्स बनाए गए हैं। तो इस तरीके से कई बार बुल है ना, कई बार कई बियर, क्या दूसरे अलग अलग एनिमल्स का जो पिक्चर्स है, जो इंस्क्रिप्शंस है, उसमें हमको मिला है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस में हमको मिला है, ठीक है, पिलर्स में भी हमको मिले हैं। ठीक है, ये कैसे, ये कहाँ से मिले, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन से मिले। अशोकन इंस्क्रिप्शन से कहाँ से इसके आइडिया मिले, ये आपके मिले हैं पर्शिया में। तो ये सारी चीज़ें हमको मिली है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए, ख्रोस्टी स्क्रिप्ट यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया लाइकली डेवलप्ड फ्रॉम द अरामिक स्क्रिप्ट एम्प्लॉयड बाय पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, तो अभी ये ख्रोस्टी स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया था। क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शंस स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ कॉस्मोपॉलिटन अर्बन सेंटर्स लाइक तक्षशिला विच बिकेम हब्स ऑफ लर्निंग एंड ट्रेड। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें इम्पैक्ट ऑफ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया में आ जाता है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर कैंपेन 327 to 325 BCE and did not extend far into India, but its consequences were long lasting, especially for the political and cultural landscape of the northwest। ठीक, अभी क्या हो रहा है, 326 BC में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा है, मैसिडोनियन इन्वेड कर रहे हैं, मतलब इससे पहले अभी ख़त्म हो गया हमारा ईरानियन इन्वेजन, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा दूसरा क्या, पर्शियन के बाद अलेक्जेंडर, मैसिडोनियन का इन्वेजन हो रहा है। तो 327 to 325 BC डिड नॉट एक्सटेंडेड फार इनटू इंडिया, बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज वेर लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ज़्यादा तो टाइम नहीं थे, पर इनके जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्पररी डिस्ट्रप्शंस ऑफ लोकल किंगडम, अलेक्जेंडर्स डिफीट ऑफ रीजनल रूलर्स
सत्राप्स ओवरटर्न एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, तो अलेक्जेंडर का क्या हुआ, डिफीट ऑफ रीजनल रूलर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ पोरस एंड द ओवरथ्रो ऑफ पर्शियन सत्रापीज डिस्टेबलाइज पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पंजाब। तो पंजाब जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हम पहले भी कर चुके हैं। तो लोकल किंगडम्स को क्या हुआ था, मतलब हार गए थे वो लोग अलेक्जेंडर के सामने। अलेक्जेंडर इन्वेट क्यों किया भाई, अलेक्जेंडर तो इन्वेट करेगा ही ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक पार्ट है नॉर्थ वेस्ट जिसमें पंजाब एक इंपॉर्टेंट है, तो उसको ओवरटर्न करना ज़रूरी था। तो वहाँ पर कई सारे जो पर्शियन गवर्नर्स थे उनको हटा दिया गया, और फिर क्या किया गया, वहाँ पर इंडियन रूलर्स को इंडिया में फिर क्या किया गया, मैसिडोनियन अलेक्जेंडर के रूल जो गवर्नर्स है उनको रखा गया, ठीक है। सत्राप्स जो सिस्टम था उसको डिस्टेबलाइज कर दिया गया, जिसके वजह से ईरानियन या पर्शियन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पोरस का नाम है, पोरस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पोरस है ना, बैटल ऑफ हाइदास्पेस, जिसमें क्या हुआ कि पोरस को हराया गया, लेकिन पोरस को निकाला नहीं गया था, पोरस को मारा नहीं गया था, उसको फिर से उसका किंगडम वापस दे दिया गया था, जिससे क्या हो जाता है, दोस्ती बनी रहे। और इस तरीके से अलेक्जेंडर के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो अलेक्जेंडर ने अपना एक सत्ता वहाँ जमा दिया था। नेक्स्ट क्या है, दिस डिसरप्शंस क्रिएटेड ए पावर वैक्यूम इनेबलिंग द राइज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंडिजिनस पावर। एग्जाम्पल, चंद्रगुप्त मौर्य यूटिलाइज दिस इंस्टेबिलिटी टू ओवरथ्रो द नंदास एंड स्टैब्लिश द मौर्य एम्पायर। देखा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है कि अलेक्जेंडर का जो एक पावर था, उस पावर से क्या हो जाता है कि नंदा डायनेस्टी थोड़ा वीक हो जाती है, और नंदा डायनेस्टी का वीक होने से ही मौर्य डायनेस्टी का क्या होता है, वो रूलर बन जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द रूलर, तो धनानंद को हरा देते हैं। तो अलेक्जेंडर का आना किसी के लिए, किसी डायनेस्टी के लिए खतरा था, लेकिन कुछ जो ऐसे डायनेस्टी थे जिनके लिए ये क्या था, एक गोल्डन चांस था, ठीक है, जैसे कि आपके मौर्य डायनेस्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीक कल्चरल एलिमेंट्स। द इंट्रैक्शंस ब्रॉट हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस इनटू इंडियन लाइफ स्पेशली इन आर्ट, साइंस एंड अर्बन कल्चर, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट्स कल्चर जो है वो ग्रीक स्टाइलिश, इंडो ग्रीको स्टाइल यहाँ पर आने देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द लेटर इंडो ग्रीक किंगडम्स, एग्जाम्पल मिनेंडर, मिलिंदा, जिन्होंने मिलिंदा पन्हो बुक लिखा था, इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटेड अ फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन कल्चर अल्टीमेटली contributing to गांधारा आर्ट, अ ब्लेंड ऑफ ग्रीक रियलिज्म एंड इंडियन बुद्धिस्ट थीम, ठीक। तो इसमें क्या मिल जाता है, इंडो ग्रीक किंगडम में हेलेनिस्टिक मिल जाती है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि मिनेंडर जो थे वो जब आते हैं तो कई सारे मिक्सचर्स हमें मिलते हैं, मर्ज होता है, दो कल्चर्स मर्ज होते हैं, ठीक है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फ्लरिश होता है, साथ ही में बुद्धिस्ट थीम आने लग जाते हैं, क्योंकि मिनेंडर वॉज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। ग्रीक इंटरेस्ट इन इंडियन सोसाइटी प्रोड्यूस डिटेल्ड एथनोग्राफिक अकाउंट्स, कई सारे अकाउंट्स हमको मिल जाते हैं, जैसे मेगास्थेनिस एग्जाम्पल, ठीक है। एंड अदर ग्रीक हिस्टोरियंस enriched cross cultural understanding। Adoption and adaptations of Greek military technique, Indian state came into contact with Hellenistic warfare method. The Mauryan adopted elements of Greek military formation of stagecraft, enhancing their strategic capabilities। तो जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर नहीं, मौर्य ने क्या किया था, उनके जो ग्रीक के मिलिट्री जो स्ट्रैटेजीज थे उनको भी अपनाया था। एक्सपोजर ऑफ ग्रीक कैवलरी एंड एडवांस्ड वेपनरी इन्फ्लुएंस रीजनल आर्मीज, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड वेपन्स कैवलरी वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे बाय द मॉरन। सेटलमेंट ऑफ फॉरेनर्स ऑन इंडियन सॉइल, अलेक्जेंडर लेफ्ट बिहाइंड garrisons and many Greek and West Asian settlers continued to live in the northwest। तो कई सारे लोग जो बाहर से हैं वो यहीं पर रहने लग गए। अभी सेटलमेंट वहाँ आने लगने से क्या हो जाता है, अलॉन्ग विद उसमें क्या हो जाता है कि आपके देखिए सेटलमेंट अलॉन्ग द इंडस एंड इन बैक्टीरियन डेवलप्ड इनटू लास्टिंग हेलेनिस्टिक कम्युनिटीज़। तो वहाँ पर कई सारे आपके कम्युनिटी बिल्डअप होते हैं। तो दीज पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटेड टू कल्चरल सिंथेसिस, विजिबल इंस्क्रिप्ट, कॉइनेज एंड आर्टिस्टिक स्टाइल्स। तो ये था आपका इम्पैक्ट ऑफ द ईरानियन मैसिडोनियन। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हमने एक अलग स्टाइल देखा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने क्या देखा,
ईरानियन का इम्पैक्ट, इजिप्ट वालों ने क्या किया था यहाँ पर, है ना, सॉरी, ईरानियन ने क्या किया था यहाँ पर, पर्शियन ने क्या किया था, ये हमने देखा पर्शियन का इम्पैक्ट क्या क्या था, है ना। इसमें सत्रापी सिस्टम हमने देखा, साथ में हमने टैक्सेशन सिस्टम हमने देखा, कई सारे, ठीक है। साथ में एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कल्चरल, आर्टिस्टिक, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ यहाँ पर देखी, करेक्ट। और उसमें हमने एग्जाम्पल्स भी लिखे। तो लिखना कैसे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। आप देखिए इसको ध्यान से कि हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिखा और इसमें कुछ अलग अलग टाइप देखा। क्या टाइप देखा हमने इसमें ना, क्या टाइप देखा, हमने देखा कि पॉइंट्स लिखे हमने, उसको एग्जांपल्स दिए, पॉइंट्स लिखे हमने एग्जांपल्स दिए, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट देखे, तो इससे क्या हो जाता है, क्लैरिफाई होता है। आपने एक पॉइंट दिया और इंडिया में क्या क्या चेंजेस है उसमें भी बता दिया, ठीक है। ओके, कहना तो हमें नॉर्थ वेस्ट के बारे में बताना है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए। वैसे ही हमने सेम चीज़ मैसेडोनिया में अलेक्जेंडर के इन्वेजन से हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला इंडिया में, वो हमें लिखे, ठीक है। तो ऐसे ही हमको लिखना है। और क्या है लास्ट में कंक्लूजन, जो पूरा डिटेल्स आपको जो भी आपने लिखा है उसका एक डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपने लिख दिया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में आपने इसके जो आप लिखने जा रहे हैं उसका एक शॉर्ट वर्जन आपने इंट्रोडक्शन में लिखा। फिर पूछा कि इम्पैक्ट ऑफ ईरान एंड मैसेडोनिया, तो आपने इम्पैक्ट भी दोनों को सेपरेट करके लिखा। अब आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको पॉइंट वाइज ना लिख के आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखा आज कि हमने पॉइंट वाइज और एग्जाम्पल्स दोनों ही एक साथ लिखे, जिससे क्या हो जाता है, एक आपने पॉइंट लिखने से दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपको जस्टिफाई कर रहा है, जिससे आपके मार्क्स कैरी करते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर्स राइटिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम लोग कल आएंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिटेल्स में इसके बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग।